सादा से काले रंग के कपड़े पहने वो एक बड़ी कंपनी के वेटिंग एरिया में खामोशी से बैठी हुई थी। दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। दिल में बस एक ही दुआ थी कि आज नौकरी मिल जाए। उसने एक कदम उठा तो लिया था, लेकिन रघुबीर का डर अब भी उसके मन में था। मगर उसे ये सुकून था कि वो शहर में नहीं है, इसीलिए वो बेफिक्र होकर आज इंटरव्यू देने आई थी। जिस जगह वो बैठी थी वहाँ इंटरव्यू देने वाली कई लड़कियां इंतजार कर रही थीं। कमरे में हल्की हल्की सरगोशियां थीं और हर चेहरे पर एक उम्मीद की झलक थी। उसने सोच लिया था कि नौकरी मिलते ही वो कुछ न कुछ करके अपने परिवार का पेट पालती रहेगी और रघुबीर को अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर देगी, जो उसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती अपना हक जमा कर बैठ गया था। रघुबीर का ख्याल आते ही उसकी आंखों में दो आंसू आए थे, जो गालों पर फिसल पड़े। उसने जल्दी से उन आंसुओं को साफ कर लिया था। वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसे उस इंसान से नफरत थी, सख्त नफरत। अगर उसे एक खून माफ़ होता तो वो रघुबीर का ही करती। रघुबीर के ख्याल से उसका गला तक कड़वा हो गया था। उसने दिल ही दिल में उस इंसान के मरने की दुआएं तक मांगी थीं, जिसने उसकी ज़िंदगी को नर्क बनाकर रख दिया था। रोशनी की नज़रें दरवाजे की ओर जमी हुई थीं, जहां से इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों को बुलाया जा रहा था। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था और उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थीं। लगभग 1 घंटा बीत चुका था और उसका नंबर बस आने ही वाला था कि तभी अचानक उसने एक जानी पहचानी खुशबू महसूस की थी, जिसने उसे चौंका दिया। दिल डर के मारे सिमटने लगा था। उसने फौरन अपनी नज़रें उठाकर दाईं ओर देखा। सफ़ेद कुर्ता ब्लैक जीन्स के साथ पहने, कंधों पर काली शॉल डाले, रघुबीर मजबूत कदमों के साथ उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर वही सख्ती, गुस्सा और दबदबा था जो रोशनी को हमेशा डरा कर रख देता था। वो अपनी शानदार पर्सनालिटी के साथ कदम उठाता हुआ उसके करीब आ रहा था और उसके हर कदम की आहट के साथ रोशनी का दिल धड़कना भूल गया। वो घबराकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं और होंठ कांपने लगे। वो तो गांव में था, फिर यहाँ कैसे पहुंचा? और उसे किसने खबर दी कि वो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आई है? उसकी हथेलियां पसीने से भीगने लगीं। रघुबीर करीब आया और ऊपर से नीचे तक उसे बड़ी ही गहरी नज़रों से देखा था। फिर बहुत ही सख्त लहजे में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसकी इजाज़त से आई हो? उसका अंदाज वही था, रौब जमाने वाला। जी तो चाहा अभी सामने खड़े इंसान को खरी खरी सुना दे कि मेरी जो मर्जी मैं वो करूं। तुम कौन होते हो? लेकिन वो कुछ कह न सकी, क्योंकि उसके पैरों में बेड़ियां जो पड़ी थीं, और वो बेड़ियां पहनाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद रघुबीर ही तो था। वो उसके साथ अनचाहे रिश्ते में बंधी हुई थी। रोशनी ने घबराहट में जवाब दिया, मैं इंटरव्यू देने आई थी। उसके शब्द कांप रहे थे और वो नजरें झुका चुकी थी। कॉरिडोर में मौजूद सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे, जिससे वो और भी बेचैन हो गई। रघुबीर ने सख्ती से पूछा, तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत पड़ गई? और तुम्हें पता भी है कि इसका अंजाम क्या होगा? उसके लहजे में गुस्सा और तल्खी छुपी हुई थी। रोशनी ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे जरूरत है इसकी, इसीलिए। लेकिन उसकी आवाज़ में यकीन कम और डर ज़्यादा था। रघुबीर ने गुस्से से उसका बाजू पकड़ा और उसे खुद के करीब करते हुए कहा, तुम्हें यह देखकर मेरा दिमाग इस वक्त इतना ख़राब है कि मेरा बस चले तो मैं तुम्हारी जान निकाल लूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। तुम्हारी जान भी मेरे लिए बहुत कीमती है, इसलिए तुम्हारी जान बख्शी कर रहा हूं। अब चलो यहाँ से। उसका लहजा आग उगल रहा था। उसने रोशनी को सख्ती से पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी की ओर ले जाने लगा और वो उसे जो ना करना चाहती थी कुछ कह ना सकी। वहां मौजूद लोग घबराकर अपनी जगह से खड़े हो गए। कुछ ने हिम्मत करके रघुबीर को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उसके साथ मौजूद गार्ड्स और उसके रौब को देखकर सभी चुपचाप उसे रास्ता देते चले गए। रघुबीर ने रोशनी को गाड़ी के अंदर धक्का दिया और खुद ड्राइविंग सीट संभाली। पीछे गार्ड्स की गाड़ी भी उसके साथ थी। गाड़ी के अंदर एक गहरी खामोशी छा गई। सिर्फ इंजन की गूंज ही उस खामोशी को तोड़ रही थी। रोशनी की नजरें झुकी हुई थीं और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रघुबीर की निगाहें भले ही सड़क पर थीं, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। गाड़ी तेज रफ्तार से सड़कों पर दौड़ रही थी और रघुबीर की पकड़ स्टीयरिंग पर और भी कसती जा रही थी। रोशनी उस पल का इंतजार कर रही थी जब वो अपने घर पहुंच जाएगी और इस अजीबोगरीब स्थिति से निकल जाएगी। उसने एक पल के लिए रघुबीर की ओर देखा, मगर तुरंत नजरें झुका लीं। वो इतना गुस्से में था कि उसकी मांसपेशियां तक तन गई थीं और उसकी नसें साफ उभर रही थीं। आप जो कुछ कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। आपको कोई हक नहीं मेरे साथ ये सब। रोशनी के होंठों से टूट टूट कर शब्द निकले थे। हथेली से आंसू साफ करते हुए वो नाराजगी से अपने दिल की बात सामने बैठे पत्थर दिल इंसान से कर रही थी।
और रघुबीर जो पहले से ही बहुत गुस्से में था, गुस्से के मारे उसकी मुट्ठियां स्टीयरिंग व्हील पर कस गई थीं। एक झटके से उसने गाड़ी साइड पर रोकी थी। टायरों के चरमराहट की आवाज़ के साथ गाड़ी रुकी थी और उतनी ही तेजी से रोशनी का दिल भी धड़क उठा था। क्या गलत कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ? इज्जत से तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ और ये बात भी तुम्हें रास नहीं आती? तुम क्या चाहती हो, मैं ज़बरदस्ती तुम्हें उठाकर ले जाऊँ? अगर मुझे इस तरह गुस्सा दिलाया तो ये भी कर गुजरूंगा, समझी? तब तुम कह सकती हो कि हाँ मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ। और हाँ, इन आँखों पर रो रो कर जुल्म मत करो। मेरी किसी भी चीज़ को तकलीफ पहुँचाओगी तो मैं सह नहीं पाऊँगा और तुम्हारे वजूद का एक एक अंग सिर्फ और सिर्फ मेरा है। कहते कहते उसने उसे बाजुओं से पकड़कर अपनी ओर खींचा था और वो जो बेध्यानी में बैठी थी एक झटके से उसके चौड़े सीने से आ लगी थी। अब उसके गालों पर आए आंसुओं को अपने हाथों से साफ करते हुए वो बारी बारी दोनों आंखें चूम गया था। तुम्हें मेरी मोहब्बत दिखाई नहीं देती, सिर्फ गुस्सा दिखाई दे जाता है। आखिर क्यों? कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे, एक बार महसूस करके तो देखो। मेरे दिल की धड़कनों को तो सुनो। वो जुनूनी होता उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाने लगा था, जबकि उसके संदाज पर रोशनी का दिल धक से हुआ था। प्लीज़ घर चलें, वो उसकी बाहों से निकलने लगी। चले जाएंगे, इतनी जल्दी क्या है? वो अब मदहोश होने लगा था। कितने दिनों बाद रोशनी उसे यूं तन्हाई में मिली थी और उसके जज्बात उसे देखकर बहकने लगे थे। प्लीज़, शादी से पहले ये सब कुछ ठीक नहीं। तो क्या गलत है रोशनी? आखिर को शादी तो मुझसे ही होनी है ना। जो चीज़ मेरी ही है उसे थोड़ा पहले महसूस कर लूँगा तो बुराई क्या है? इतना परेशान क्यों हो रही हो? कहते कहते वो अपनी उंगलियों से उसके नाजुक से होठों को छू गया था। वैसे बड़ी जालिम चीज़ हो तुम। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी ये खूबसूरती, तुम्हारी हर गलती पर पर्दा डाल देती है। वरना जो गलती तुमने की थी ना उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाकर, जी तो चाह रहा था तुम्हें एक सख्त सजा दूं, लेकिन खैर माफ़ किया तुम्हें। कहते कहते वो अचानक ही उसके होठों पर झुका था, जबकि रोशनी की सांसें घुटने लगी थीं। ये पहली बार था जब रघु उसके इतना करीब आया था और इतना करीब आने पर रोशनी सहम गई थी। आज तक उसने किसी मर्द को अपने करीब नहीं आने दिया था। रघु से उसका ऐसा जायज रिश्ता भी तो न था जब वो उसके इतने करीब आता। उसने एक झटके से उसे दूर करते हुए उसके गाल पर एक थप्पड़ रखा था। मत भूलें कि आपके साथ मेरा कोई जायज रिश्ता नहीं है जो आप मेरे साथ इतना करीब आ रहे हैं। वो अपने होठों को अपनी हथेली से रगड़ते हुए गुस्से से बोली थी, जबकि उसके इस तरह थप्पड़ रखने पर रघुबीर गुस्से से आग बबूला हो उठा था। उसने आगे बढ़कर उसे बालों से दबोचा। बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे, तुम्हें मोहब्बत रास ही नहीं आती। तो ठीक है, मेरे जुनून को सहने की आदत डाल लो। ये कहते हुए उसने दोबारा से रोशनी को खींचकर करीब किया था और पूरी शिद्दतों से उसके होठों की नरमी चुराने लगा। और पूरी तरह सुकून पाने के बाद ही उसने उसे खुद से अलग किया था और अगले ही पल बहुत ही तेजी से गाड़ी रोड पर भगा ले गया। उसके गुस्से को देखकर वो डर से कांप उठी थी। कई बार रास्ते में उन दोनों का एक्सीडेंट होते होते बचा था। कुछ ही पलों बाद गाड़ी रोशनी के घर के सामने आकर रुकी थी। रघुबीर ने झटके से दरवाजा खोला और सख्त अंदाज में कहा, निकलो। रोशनी ने जल्दी से गाड़ी से बाहर कदम रखा और घर की ओर बढ़ने लगी। उसे अब पछतावा हो रहा था कि वो इंटरव्यू देने गई ही क्यों। उसे किसी छोटे मोटे स्कूल में ही नौकरी कर लेनी चाहिए थी। उसकी माँ ने भी तो समझाया था, लेकिन हमेशा की नासमझ रोशनी न कभी किसी की बात समझ पाई और ना ही अपनी बात किसी को समझा पाई, खासकर रघुबीर को। उसके सामने तो उसकी आवाज़ ही बंद हो जाती थी। रघुबीर ने पीछे से कदम आगे बढ़ाते हुए ठंडी मगर खतरनाक आवाज़ में कहा, मेरी मर्जी के बिना घर से कदम बाहर निकाल कर तुमने बहुत बड़ी गलती की है रोशनी, और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बातें मजाक हैं, कि मैं बेकार की बकवास करता हूँ? रोशनी का दिल धड़कना भूल गया। वो तो समझ रही थी रघुबीर उसे दरवाजे पर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन उसने उसे सख्ती से पकड़ लिया और घर के अंदर ले जाने लगा। उसके पैरों तले से जमीन निकली थी। क्या कर रहे हैं आप? मेरा हाथ छोड़ें और आप अपने घर जाएं, मैं घर खुद ही चली जाऊंगी। ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं था माँ, ये हाथ पूरी जिंदगी मेरे हाथों में रहेगा, समझी तुम? अब चलो अंदर। वो उसे खींचते हुए अंदर की तरफ बढ़ने लगा। उसने उसे गुस्से से खींचते हुए बरामदे में ला पटका। रोशनी हड़बड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी और उसके हाथ छिल गए। दर्द से वो करहा उठी। उसकी आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगे। रघुबीर की सांसें गुस्से के मारे तेज हो रही थीं। चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने उंगली उठाकर रोशनी की तरफ इशारा किया और गरजते हुए कहा, अगर दोबारा मेरी इजाज़त के बिना घर के बाहर कदम रखा तो बहुत बुरा होगा। तुम्हारे बाप से तो मैं अच्छे से बात करूंगा, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर निकलने की? तुम मेरी मिल्कियत हो और हमारे परिवार की औरतें इस तरह बाहर नहीं निकला करती। रोशनी ने रोते हुए कहा, ये मेरी ज़िंदगी है, मुझे अपने घर को संभालना है और मैं आपकी जायदाद नहीं हूँ। मैं एक इंसान हूँ,
कोई सामान नहीं जिसे आप अपनी मिल्कियत कह रहे हैं। आज वो फट पड़ी थी। उसकी आवाज़ में एक बेबसी थी जिसने रघुवीर को और भी गुस्से से भर दिया था। उसने गुस्से से अपनी जेब से कई हजार के नोट निकाले और रोशनी के सामने फेंक दिए। नोट जमीन पर बिखर गए। रोशनी ने बेबसी से उन्हें देखा। रघुवीर ने झुककर रोशनी की ठोड़ी को सख्ती से थाम लिया और उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैं मौजूद हूँ। जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताओ, लेकिन अगर तुमने इस घर की दहलीज पार की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम मेरी इज्जत हो और मेरी इज्जत इस तरह सड़कों पर नहीं घूमा करती। पहले भी समझाया था, अब भी समझा रहा हूँ। पैसों के लिए अपना आप किसी के सामने उजागर किया तो तुम्हें बहुत सख्त सज़ा मिलेगी। इसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। रोशनी का दिल डर से कांप उठा था और आंसू उसके गालों पर बहने लगे। शोरगुल सुनकर उसकी माँ सरोजनी बरामदे की दहलीज पर आई। उनके चेहरे पर बेबसी और डर के भाव थे, लेकिन वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। रोशनी की छोटी बहन आशा अपनी माँ के पास खड़ी थी और डर से कांप रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे और उसने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ रखा था। रघुबीर ने आखिरी बार रोशनी की आंखों में देखा और सख्त लहजे में कहा, ये आखिरी चेतावनी है रोशनी। मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना देखना चाहता, और ख़ासकर इन छोटी मोटी नौकरियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर उसने रोशनी की ठोड़ी को झटके से छोड़ा और तेजी से बाहर निकल गया। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि रोशनी एक पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब के लिए उस कंपनी में गई थी। वो उस कंपनी के बॉस को अच्छी तरह जानता था कि वो कितना रंगीन मिजाज आदमी था। उसका तो ये सोच कर ही खून गुस्से के मारे खौल रहा था। अगर आज वो रोशनी को बाहर नहीं देखता तो यकीनन उस कंपनी का बॉस रोशनी की मासूमियत और खूबसूरती को देखकर उसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी जरूर रख लेता, और उसके बाद वो रोशनी के साथ क्या करता ये रघुबीर को अच्छे से पता था। और यही सब सोचकर रघुबीर का दिमाग घूमा था। रास्ते में वो रोशनी की खूबसूरती में मदहोश हुआ था, लेकिन रोशनी के थप्पड़ मारने पर वो फिर से गुस्से से आग बबूला हुआ था और ना चाहते हुए भी रोशनी के साथ सख्त रवैया अपनाने पर मजबूर हो गया था। बरामदे में एक गहरी खामोशी छा गई थी। रोशनी जमीन पर बैठी रो रही थी। रघुबीर एक आखिरी सख्त नज़र उस पर डालकर लंबी चाल चलता हुआ उस छोटे से घर से बाहर निकल गया था, और उसके जाते ही रोशनी अपनी बेबसी पर और भी ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगी थी। जैसे ही वो गया, सरोजनी जी और आयशा दौड़कर रोशनी के पास आई थीं। सरोजनी जी ने उसे ज़मीन से उठाया और पास के तख्त पर बिठा दिया। रोशनी के हाथ छिल गए थे और उसका चेहरा आंसुओं से तर था। सांसें बेतरतीब थीं और दिल में एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। रोशनी ने अपने चेहरे को हाथों में छुपाते हुए ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। ये सब मेरे साथ क्यों हुआ मम्मी? मेरी ज़िंदगी में ये इंसान क्यों आया? वो अपनी तकदीर को कोस रही थी। हर आंसू उसकी बेबसी की गवाही दे रहा था। मैंने उस इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारनी मम्मी, मुझे उससे छुटकारा चाहिए। सरोजनी जी ने रोशनी के सर पर हाथ रखा और नरमी से कहा, बेटा ये भगवान की मर्जी है। ये इंसान तुम्हारे नसीब में था तभी तुम्हारे साथ है। उनकी आवाज़ में एक दिलासा था, लेकिन रोशनी के दिल को इससे कोई सुकून न मिला। आशा, जो अपनी बहन को इस हाल में देखकर पहले ही रो रही थी, गुस्से से बोली, उन्हें कोई हक नहीं कि वो मेरी दीदी के साथ ऐसा सलूक करें। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। सरोजनी जी ने सख्त लहजे में आशा को डांटते हुए कहा, चुप रहो आशा, तुम नहीं जानती कि तुम्हारे कहने से क्या हो सकता है। अगर तुम्हारे पापा को पता चला कि तुम लोग रघुबीर के खिलाफ हो और कुछ भी बोल रही हो तो वो हम सबकी जान ले लेंगे। आशा ने हैरानी और गुस्से से माँ की ओर देखा। लेकिन मम्मी, ये जुल्म है, ये हमारी ज़िंदगी है, हमें अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। सरोजनी जी ने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, बेटा तुम नहीं समझती, रघुबीर तुम्हारे पापा को अपनी मुट्ठी में कर चुका है। उसने पहले ही विपुल जी को पैसे देकर उन्हें खरीद लिया है। हम बेबस हैं, अब कोई चारा नहीं। ये सुनकर रोशनी के दिल पर एक और चोट लगी। वो बेख्तियार रोने लगी और तख्त से उठकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। आंखों में आंसू, दिल में दर्द। वो दरवाजे तक पहुंची और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। काश उस दिन वो गांव ना गई होती अपनी कजिन की शादी में, और अगर गई थी तो यूँ बेपरवाह होकर खेतों में ना घूमती और ना वो रघुबीर की नज़रों में आती। 6 महीने पहले वो अपने परिवार के साथ गांव गई थी। उसकी ज़िंदगी बहुत सादी और खुशहाल थी। ये एक आम बात थी जब वो अपनी कजिन की शादी में शामिल होने के लिए अपने माँ बाप के साथ गांव गई थी। मौसम खुशनुमा था, खेतों में हरियाली थी और आसमान पर हल्के हल्के बादल घूम रहे थे। वो खुद खेतों में खेलते हुए एक हसीन लम्हे की तलाश में थी, जब अचानक उसकी नज़र एक काले रंग के शलवार कुर्ता पहने मजबूत शरीर वाले आदमी पर पड़ी, जो खेतों के पास खड़ा था। बहुत खूबसूरत और रौबदार लग रहा था। वो कुछ पलों के लिए उसका ध्यान बस उसी पर अटक गया था।
उस वक्त तक वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन वो लम्हा उसकी ज़िंदगी का एक नया मोड़ साबित हुआ था। वो आदमी रघुवीर, जो एक ताकतवर खानदान से संबंध रखता था और गांव के बड़े जमींदार का बेटा था। रोशनी को उसकी नज़रें महसूस हुईं और उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गलत होने वाला है, लेकिन वो उस वक्त इतनी समझदार नहीं थी कि इस लम्हे की अहमियत को समझ सके। रघुवीर की नज़रें उस पर टिकी हुई थीं। उसे देखकर वो आंखें झपकाना भूल चुका था। ऐसा मासूम हुस्न उसने आज तक नहीं देखा था। उसकी नज़रों से अब रोशनी को उलझन होने लगी थी। वो जल्दी से उसकी नज़रों से ओझल हो गई। वो अपनी सहेलियों के साथ मस्ती करते हुए नहर की तरफ आ गई थी और नहर का ठंडा पानी देखकर उसका मन मचल उठा और फिर बिना सोचे समझे उसने नहर में छलांग लगा दी। उसे तैरना नहीं आता था। कुछ ही देर में वो नहर में डूबने लगी। उसकी सहेलियों ने चीख पुकार मचाई तो रघुवीर, जो भी कहीं पास में ही था, उनकी चीख सुनकर फौरन भागा चला आया और नदी में कूदकर रोशनी को अपनी बाहों में उठाकर बाहर लाया। उसका भीगा वजूद रघुवीर के मन में आग लगा चुका था। उसका स्पर्श उसके एहसास को वो अपने अंदर तक उतार चुका था। उसने दिल में पक्का फैसला कर लिया कि शादी करेगा तो इसी लड़की से। वो गांव का सबसे खूबसूरत और पढ़ा लिखा नौजवान था। उसके रिश्ते के लिए हर लड़की सपने देखती होगी, लेकिन उसने अपने दिल में सिर्फ और सिर्फ रोशनी को बसाया। लेकिन वो गांव की पुरानी रिवायतों में जकड़ा हुआ इंसान था। वही जुनूनी अंदाज, वही गुस्सा, वही रौब और वही दबदबा। रोशनी उसके सामने भीगी हुई हालत में नजरें झुकाए खड़ी थी। अगले ही पल उसने अपने कंधों से चादर उतारकर उसके ऊपर डाल दी थी और एक गहरी नज़र उस पर डालता हुआ वहां से चला गया था, जबकि रोशनी कितनी ही देर तक उसे जाता देखती रही थी। उस वक्त तक उसके दिल में उस इंसान के लिए एक नरम गोशा पनपने लगा था, लेकिन जैसे जैसे 2-3 बार मुलाकात हुई थी, वो उसके जुनून को देखकर डर चुकी थी। वो शुरू से ही उस पर अपना हक समझने लगा था। न किसी से हंसकर बातें करने देता, न किसी से मिलने देता। उसका ये जुनूनी अंदाज देखकर रोशनी अंदर से डर गई। शादी खत्म होते ही वो फौरन अपने माँ बाप के साथ शहर लौट आई, लेकिन उस दिन के बाद उसकी ज़िंदगी में कई अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। गांव से वापस आने के बाद उसे कई दिन तक अपने मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल्स आने लगीं। वो हर बार नज़रअंदाज करती, उन कॉल्स को रिसीव नहीं करती थी, लेकिन कॉल्स आना कभी बंद नहीं होती। उसके घर के आसपास हमेशा एक काली गाड़ी खड़ी रहती, जो हर जगह हर वक्त उसके आसपास मौजूद होती। ये सब किसी डर की तरह उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। और फिर एक दिन, लगभग 1 महीने बाद, रघुवीर उसके दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ। उस समय उसके पापा विपुल जी ने उनके सामने कड़ा विरोध दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन रघुवीर के कदमों की धमक और उसकी ताकत का एहसास जल्दी ही विपुल को चुप करा गया था। वो जानते थे रघुवीर एक शक्तिशाली सरदार है, जिसके पास धन और प्रभाव का एक विशाल जाल फैला हुआ है। अगर वो उससे टकराते तो उनके लिए किसी भयानक परिणाम सामने आ सकते थे। रघु को अपने सामने देखकर रोशनी भी डर चुकी थी। उसने रोते हुए साफ इनकार कर दिया कि मैं इस इंसान से शादी नहीं कर सकती। उसके इनकार पर रघु गुस्से से भड़क उठा था और फिर उसने जबरदस्ती ही रोशनी की उंगली में अपने नाम की अंगूठी पहना दी। ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ था। कहने को ये किसी भी बाप के लिए बेहद तकलीफ का कारण होता, लेकिन विपुल को उसके पीछे एक आर्थिक लाभ नजर आया और उन्होंने पैसों के लालच में उसके सामने सिर झुका दिया। रघुवीर ने बदले में विपुल को बड़ी रकम दी थी और इस तरह उनकी चुप्पी सुनिश्चित हो गई। कमरे की खामोशी में सिर्फ उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। वो बिस्तर पर गिर गई और अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया। मैं ही क्यों? मैंने ऐसा क्या किया था कि ये सब मेरे नसीब में लिख गया? वो अपनी किस्मत से शिकवा कर रही थी। हर आंसू उसके दिल के दर्द को और भी बढ़ा रहा था। आंसू गालों पर बह रहे थे और दिल में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। वो जमीन पर बैठी अपने घुटनों में सिर दिए हिचकियां लेने लगी। कमरे में गहरी खामोशी थी, बस उसकी सिसकियों की आवाज़ ही गूंज रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। थोड़ी देर बाद सरोजनी जी उसे समझा बुझाकर बाहर ले आईं। रात के अंधेरे में बरामदे में बैठी सरोजनी जी रोशनी और आशा धीमी आवाज में बातें कर रही थीं। रोशनी की आंखें अब भी सूजी हुई थीं और आशा उसका हाथ थामे उसे दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। सरोजनी जी बार बार गहरी सांसें ले रही थीं, जैसे कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही हों, लेकिन कह ना पा रही हों कि अचानक दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी और सबकी नजरें उधर उठ गईं। विपुल जी घर में दाखिल हुए थे। उनके चेहरे पर सख्ती और आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उनके कदमों की गूंज बरामदे में फैल गई और माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। विपुल जी ने अंदर आते ही रोशनी को बालों से कसकर पकड़ा और उसे झकझोरते हुए गुस्से से बोले, तो किसकी इजाज़त से घर से बाहर गई थी? बता, किसकी इजाज़त ली थी तूने? उनकी आवाज़ में इतनी सख्ती थी कि रोशनी का सांस सूख गया। रोशनी की आंखों में डर भर गया और उसके होंठ कांपने लगे। वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी।
विपुल ने उसे 2 थप्पड़ मारे और रोशनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर गिरने के करीब थी, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। जवाब दे, विपुल ने फिर से झकझोरते हुए कहा। रोशनी ने कांपते हुए आंसुओं के बीच कहा, पापा, मैं गलती कर बैठी, आइंदा ऐसा नहीं होगा, माफ़ कर दीजिए पापा। उसकी आवाज़ में इतनी बेबसी थी कि दिल कांप जाता। सरोजनी जी और आशा तुरंत आगे बढ़कर रोशनी को बचाने की कोशिश करने लगे। सरोजनी जी ने अपने पति विपुल का बाजू पकड़कर कहा, विपुल, भगवान के लिए इसे छोड़ दो, ये अपनी गलती मान रही है ना, अब माफ़ कर दें इसे। उनकी आंखों में आंसू और दिल में खौफ था। आशा ने भी रोते हुए कहा, पापा प्लीज़, मेरी बहन को कुछ मत कहो, वो पहले ही बहुत डर चुकी है। लेकिन विपुल का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने सरोजनी जी को धक्का देकर कहा, तुम लोग समझते हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ? तुम लोग रघुवीर के खिलाफ जा सकते हो? ये लड़की हमारे साथ साथ रघुवीर की भी इज्जत है, और अगर ये फिर बाहर गई तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विपुल ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। ये आखिरी बार है रोशनी, अगर आगे से ऐसा हुआ तो याद रखना, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। ये कहकर वो गुस्से से अंदर चले गए। सरोजनी जी ने रोशनी को गले लगा लिया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, सब ठीक हो जाएगा, बस सब्र करो। आशा ने भी अपनी बहन को तसल्ली दी, लेकिन रोशनी के दिल में डर बैठ चुका था। वो जानती थी उसकी जिंदगी के आने वाले दिन आसान नहीं। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में बैठी थी। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे और दिल में अजीब सी घुटन थी। वो जमीन पर बैठी हिचकियां ले रही थी। कमरे में गहरी खामोशी थी, सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज़ें गूंज रही थीं कि अचानक ही उसका मोबाइल फ़ोन बजने लगा। पहले तो रोशनी ने नज़रअंदाज करने की कोशिश की, मगर जब फ़ोन लगातार बजता रहा तो उसने उलझन और झुंझलाहट के साथ मोबाइल उठाकर देखा। स्क्रीन पर रघुवीर का नाम चमक रहा था। दिल में एक अजीब सा डर और नफरत का भाव उठा था, मगर उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव कर ली। रघुवीर की भारी और सर्द आवाज़ फ़ोन के दूसरी तरफ से आई थी, कैसी हो? जबकि रोशनी का जी चाहा कि इस बेदर्द इंसान से कह दे, मुझे चोट देकर, मुझे तकलीफ देकर तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हो जाती है कि मुझसे मेरी खैरियत पूछो। वो चुप रही, कुछ भी नहीं बोली। रोशनी, कुछ पूछ रहा हूँ, कैसी हो? उस वक्त मैं ज़्यादा ही गुस्से में आ गया था और मैंने तुम्हें धक्का दे दिया था। आई थिंक तुम्हें चोट लगी थी। बाहरी चोट से ज़्यादा तो चोटें मेरे दिल पर लगी हैं। जब भी आप मिलते हैं मेरे दिल पर एक गहरी चोट छोड़ जाते हैं। वो दिल में सोच कर रह गई, कुछ बोल न सकी। रोशनी, कुछ तो बोलो। इस वक्त वो ऐसे बात कर रहा था जैसे उससे ज़्यादा प्यार करने वाला मर्द रोशनी की ज़िंदगी में कोई और हो ही नहीं सकता। आपने सज़ा दे दी थी ना, वो क्या कम थी जो आपने पापा को भी मेरी शिकायत लगा दी? रोशनी धीरे से बोली थी। रोशनी, मैंने तुम्हारे पापा को शिकायत नहीं लगाई थी, बस उन्हें ये कहा था कि वो तुम्हें नौकरी करने के लिए बाहर ना भेजें, बस। और रोशनी गहरा सांस लेकर रह गई थी। वो जानती थी उसके पापा भी कम नहीं थे। उसके पापा एक लालची तबीयत के इंसान थे। अगर रघुवीर उनके हाथ से निकल जाता तो जो हर महीने रघुवीर उन्हें रकम देता था वो कैसे मिलती? रोशनी ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही थी। रघुवीर हंसा, मगर उसकी हंसी में एक अजीब सी बेरहमी थी। जिंदगी जीने की कोशिश? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारी अपनी है? नहीं रोशनी, तुम सिर्फ मेरी हो और जल्दी ही मैं तुम्हें परमानेंट अपना बना लूँगा। तुमने जो आज हिम्मत दिखाई है उसका अंजाम तुम्हें बहुत जल्दी ही मेरी बाहों में आकर भुगतना होगा, और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे अलावा तुम्हें कोई दूसरा निगाह उठाकर भी देखे। रोशनी का दिल दहल गया, आंखों में आंसू और भी तेजी से बहने लगे। रघुवीर, आप मुझ पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। प्यार इस तरह नहीं किया जाता, आप तो मुझे कैद कर रहे हैं। रघुवीर ने उसकी बात पर एक और तंज भरी हंसी छोड़ी। प्यार? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? ये प्यार नहीं, ये इश्क है, जुनून है, एक जिद है। तुम मेरी हो और मैं जो चाहूँगा वही होगा। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा रोशनी। रोशनी ने कांपते हुए आंसुओं के बीच कहा, रघुवीर प्लीज़, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दें, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। रघुवीर ने उसकी बात को संजीदगी से नहीं लिया। वो और कठोर अंदाज में बोला, तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीने की इजाज़त नहीं है रोशनी, तुम सिर्फ वही करोगी जो मैं कहूँगा। उसने कॉल बंद करने से पहले आखिरी बार तंज से कहा, तैयार हो जाओ रोशनी, तुम्हें बहुत जल्दी ही मेरी दुल्हन बनना है और उसके बाद तुम्हारी हर सांस मुझसे जुड़ी होगी। ये कहकर उसने कॉल कट कर दी और रोशनी का हाथ कांपते हुए नीचे गिर गया। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ा। वो दीवार से टेक लगाए आंसुओं में भीगी बैठी थी। दिल में डर और बेबसी का तूफान था। उसके दिमाग में रघुवीर के शब्द गूंज रहे थे और वो जानती थी कि उसकी ज़िंदगी का रास्ता कितना मुश्किल और दर्दनाक होने वाला था।
2 दिन बाद दोपहर का वक्त था जब सरोजनी जी और आशा बरामदे में बैठे थे। घर में खामोशी थी, सिर्फ उनके बीच हंसी खुशी की आवाजें गूंज रही थीं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, जिससे दोनों माँ बेटी चौंक गईं। आशा ने दरवाजा खोलने के लिए कदम बढ़ाए और सरोजनी जी ने हैरानी से दरवाजे की ओर देखा, क्योंकि इस वक्त उनके घर पर किसी का आना उम्मीद के परे था। आशा ने दरवाजा खोला तो कुछ रौबदार मर्द खड़े थे, जो सफ़ेद और काले कुर्ते पैजामे में थे। वे कोई और नहीं बल्कि रघुबीर के ताऊ, पिता और चाचा थे। उनके पीछे रघुबीर खुद खड़ा था, अपनी शानदार पर्सनालिटी के साथ। उसके साथ उसकी दादी भी खड़ी थी। उन सबके चेहरों पर एक गंभीरता थी, जिससे ये साफ झलक रहा था कि कोई खास बात होने वाली है। आशा ने तुरंत अपना दुपट्टा ठीक करते हुए उन लोगों को नमस्ते किया और एक तरफ हो गई। वे सभी एक एक करके अंदर आ गए और उनके लिए बैठक का इंतजाम बरामदे में ही कर दिया गया। कुछ देर तक बरामदे में खामोशी छाई रही। रघुबीर अपनी टांग पर टांग रखकर इस अंदाज में बैठा था जैसे वो कोई शहजादा हो। उसे अच्छी तरह पता था किसी पर हक जताना किसे कहते हैं। दादी ने सरोजनी जी की तरफ देखते हुए बातचीत शुरू की। हम यहाँ शादी की तारीख तय करने आए हैं। उनकी आवाज़ में गहरी खामोशी थी। रघुबीर के पिता, ताऊ और चाचा के चेहरों पर भी गुस्सा और नाखुशी साफ झलक रही थी। वे नहीं चाहते थे रघुबीर की शादी किसी साधारण परिवार में हो, लेकिन मजबूरी में उन्हें यहाँ बैठना पड़ रहा था। उनकी आंखों में नाराज़गी थी और अंदर एक बेचैनी थी, क्योंकि वे अपने बेटे के लिए एक अमीर खानदान की बहू चाहते थे। दादी अभी अपनी बात पूरी करती या सरोजनी जी कोई जवाब देती, इससे पहले ही विपुल जी अंदर आ गए। उनके चेहरे पर एक और लालची सी मुस्कान थी। उन्होंने दरवाजे के पास खड़े होकर सबको आदरपूर्वक नमस्कार किया और फिर रघुबीर की तरफ देखते हुए उसका हालचाल पूछने लगे। रघुबीर ने बस एक नज़र विपुल जी पर डाली और उसी नज़र में सब कुछ साफ हो गया था कि अब ये मामला किस तरह संभाला जाएगा, क्योंकि उसे पता था कि शादी में सबसे बड़ा हाथ विपुल जी का ही था। उसने बड़े ही आसानी से विपुल जी के जरिए रोशनी को अपने साथ एक रिश्ते में जोड़ लिया था। विपुल जी तुरंत दादी जान की ओर देखते हुए चापलूसी भरे अंदाज में बोले, आपको आने की तकलीफ क्यों उठानी पड़ी दादी जान? बस आप हमें एक फ़ोन कर देती, हम खुद आपके पास चले आते। दादी जान ने घमंड भरी मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा और बोली, रिश्तेदारी निभाने के लिए कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ता है। अब तुम्हारे इसी छोटे से घर में भी आना पड़ गया। खैर, मैं बेकार की बातें नहीं करूँगी। मैं अगले हफ्ते की शादी की तारीख तय कर रही हूँ। तुम्हारे जो भी रिश्तेदार हैं उन्हें खबर कर दो कि तुम्हारी बेटी रोशनी की शादी मेरे पोते सरदार रघुबीर से हो रही है। ये कहकर उन्होंने अपने बड़े बेटे की ओर देखा, जिसने तुरंत अपनी माँ की नीयत समझते हुए 20 लाख का चेक काटा और विपुल जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, बारातियों का स्वागत शानदार होना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखना। ये कहते हुए उन्होंने वो चेक विपुल जी की ओर बढ़ाया और फिर उठकर खड़ी हुई। वहीं रघुबीर ने एक चाहत भरी नज़र रोशनी के बंद दरवाजे पर डाली और मन ही मन मुस्कुराया, बहुत जल्द तुम मेरी बाहों में होगी और फिर मैं तुम्हारी सारी अकड़ तोड़ दूंगा। वो मन ही मन बोला था और अपनी दादी को संभालते हुए बाहर निकल गया। आज शादी की तारीख तय हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे घर में मातम पसर गया हो। शादी की तैयारियां अपने चरम पर थीं और पूरे परिवार में हलचल मची हुई थी। हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन रोशनी के लिए ये सब बेमानी था। वह कमरे में खामोश बैठी थी, मानो सब कुछ उसके सामने एक धुंधला सपना बन चुका हो। सरोजनी जी और विपुल जी ही सारी तैयारियां कर रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष की झलक थी, लेकिन रोशनी की हालत बिल्कुल अलग थी। वो हर चीज़ से बेखबर हो चुकी थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में चली गई हो। परिवार के सभी सदस्यों को कार्ड भेज दिए गए थे और हर जगह ये ऐलान हो चुका था कि उसकी शादी रघुबीर से होने वाली है। लेकिन रोशनी की आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसके दिमाग में कोई कुछ भी प्लान नहीं था, सिर्फ बेबसी और उलझन थी। इसी बीच उसका मोबाइल बजा और उसने घबराकर उस मोबाइल को उठाया। उसकी नज़रें झुक गईं जब उसने स्क्रीन पर आए मैसेज को पढ़ा। वो मैसेज रघुबीर की तरफ से था। उसमें जो कुछ लिखा था उसने रोशनी के पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया था। अगर तुम मुझसे कल शादी करना चाहती हो और चाहती हो कि मैं इज्जत से तुम्हारे घर बारात लेकर आऊं, तो अभी इसी वक्त होटल के कमरे में आकर अपनी पवित्रता का सबूत देना होगा, और अगर तुम ना आई तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। ये शब्द मानो किसी तेज धार ब्लेड की तरह उसके दिल में उतरते चले गए थे। रोशनी का पूरा शरीर कांपने लगा। वो एक इज्जतदार परिवार की लड़की थी और उसने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। वो घबराकर रघुबीर को कॉल मिलाती, मगर उसकी कॉल काट दी जाती। कुछ सेकंड बाद एक और मैसेज आता,
अभी फ़िलहाल मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम रोओगी, आंसू बहाओगी और हो सकता है मैं तुम्हारे आंसुओं से पिघल जाऊं। इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। जितना कहा गया है उतना करो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। इसके साथ ही होटल का एड्रेस भी आ गया। रोशनी का दिल डर से भर गया और वो कमरे के कोने में जाकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिमाग जैसे एकदम सुन्न हो गया था। वो सोचने लगी कि अगर कल बारात ना आई तो उसके पूरे परिवार की बदनामी होगी, पूरा मोहल्ला हंसी उड़ाएगा और वो सचमुच अपने परिवार के लिए जिल्लत का कारण बन जाएगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी इस मोड़ पर आ जाएगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी आखिर किस बात का सबूत मांग रहा है, जबकि वो अच्छी तरह जानता था रोशनी कैसी लड़की है। लेकिन वो ये भी जानती थी अगर उसने ऐसा ना किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, परिवार की इज्जत, उसका अपना सम्मान। काफ़ी देर तक वो खड़ी सोचती रही, फिर उसने अपनी तकदीर को कबूल कर लिया और खुद को संभाला। वो जानती थी अगर कल बारात ना आई तो उसके और उसके परिवार के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, पहले जैसी नहीं रहेगी। ये फैसला उसके दिल पर एक गहरा निशान छोड़ने वाला था। उसने सिर झुकाया और चुपचाप अपने कपड़े बदल लिए और बाहर आ गई। जो लड़की उसे पार्लर ले जाने के लिए आई थी उसने उसे हैरानी से देखा। जब वो पास आकर धीमी आवाज़ में बोली, मैं रघुवीर से मिलने जा रही हूँ, दुआ करना मम्मी ये मुलाकात ठीक रहे। सरोजनी जी ने उसे चौंक कर देखा। वो उससे सवाल करना चाहती थी कि वो इस वक्त क्यों जा रही है, लेकिन रघुवीर का नाम सुनते ही वो बिल्कुल खामोश हो गई और अपनी माँ की बेबसी देखकर रोशनी की आंखें भर आईं। दिल जोरों से धड़कने लगा। वो रिक्शे में बैठकर होटल पहुंच गई जहां रघुवीर ने उसे बुलाया था। रोशनी होटल के कमरे में दाखिल हुई। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं, क्योंकि कदमों की आहट आवाज़ हॉल में गूंज रही थी। उसकी नज़रें कमरे के दरवाजे पर टिकी हुई थीं। रिसेप्शन से पूछने के बाद जब वो रूम नंबर 206 तक पहुंची तो उसका सांस जैसे रुक सा गया था। कमरे के अंदर रघुवीर नहीं था, बल्कि सामने के सोफे पर मिस्टर सिंघानिया टांग पर टांग चढ़ाए बैठे हुए थे। वही मिस्टर सिंघानिया जिनके ऑफिस में वो उस दिन इंटरव्यू देने के लिए गई थी। वो एक कदम पलटकर जाने लगी। शायद मैं गलत कमरे में आ गई हूँ, सॉरी। कहते ही वो जैसे ही पलटने लगी, मिस्टर सिंघानिया ने लपक कर उसकी कलाई पकड़ी थी। तुम एकदम सही कमरे में आई हो मेरी जान। कहते हुए उसने एक झटके से रोशनी को अंदर खींचा था। मैंने ही तुम्हें मैसेज किया था रघु के फ़ोन से। मिलने आया था मुझसे, शादी का कार्ड देने। मौका पाकर मैंने उसका मोबाइल उठा लिया और तुम्हें मैसेज कर दिया। ऐसे कैसे वो उस मक्खन मलाई को अपने हिस्से में ले सकता है? उससे पहले थोड़ा सा हम भी तो चख लें। मेरा तो दिल तुम पर उसी दिन आ गया था जब तुम कैंडिडेट्स की लाइन में बैठी थी। मैंने तो तुम्हारे लिए नौकरी भी पक्की कर ली थी, लेकिन इससे पहले ही रघुवीर तुम्हें वहाँ से ले गया। खैर, अब तो तुम मेरे पास आ ही गई हो। वो अजीब सी नज़रों से बेहुदा शब्द बोलते हुए रोशनी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। 45 से 50 साल का मिस्टर सिंघानिया, जो इस वक्त रोशनी को बुरी तरह डरा चुका था। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे जाने दें, आप अच्छा नहीं कर रहे। अगर रघु को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। उसे कौन बताएगा, तुम या मैं? जाहिर सी बात है मैं तो बताने से रहा, और मुझे उम्मीद है तुम भी नहीं बताओगी, क्योंकि अगर तुमने बता दिया तो यकीनन वो तुमसे अपना रिश्ता तोड़ देगा। आंखों देखी मक्खी भला कौन निगलता है। चुपचाप जो हो रहा है उसे हो जाने दो। उसके बाद कल तो तुमने वैसे ही रघु की दुल्हन बन जाना है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कहते कहते वो सिंघानिया उसके करीब हुआ था। इससे पहले वो उसके साथ कुछ गलत हरकत करता, एक जोरदार आवाज़ से दरवाज़ा खुला था और रघुवीर आंखों में गुस्से की चिंगारियां लिए सामने दरवाजे पर खड़ा था। रघु को देखकर रोशनी को ऐसा लगा जैसे उसका साहिबान एक घनी छांव, ठंडी छांव के रूप में उसके सामने आ गया है। वो भागकर उसके सीने से लिपट गई थी। उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े बेतहाशा रो रही थी। रघु ने धीरे से उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए उसके माथे को चूम लिया था। चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना। और रोशनी को ऐसा लगा कि अब वाकई सब कुछ ठीक हो गया है। रोशनी को अपने पीछे करता हुआ वो सिंघानिया की तरफ बढ़ा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज़ पर नज़र डालने की? वो मेरी है और मेरी ही रहेगी। वो तो फिर भी मेरी होने वाली पत्नी है। मेरी बेजान चीज़ों पर भी कोई नज़र डाले तो मैं उसकी आंखें निकाल लेता हूँ। ये कहते हुए रघुवीर जोरदार घूंसा मिस्टर सिंघानिया के मुंह पर मारा था। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिरा था। तुम्हारी नीयत तो मैं उसी समय भाप गया था जब मैं तुम्हें शादी का कार्ड देने गया था, और तुम जिस अंदाज में रोशनी के लिए बात कर रहे थे, मुझे समझते देर न लगी कि तुम्हारे इरादे ठीक नहीं। उस वक्त तो मैंने तुम्हें जाने दिया था, लेकिन जब मेरा मोबाइल गायब हुआ और तुम्हारे ही सेक्रेटरी ने थोड़ी देर बाद लाकर मुझे मेरा मोबाइल दिया तो मुझे दाल में कुछ काला लगा था।
तुमने भले से मैसेज डिलीट कर दिए थे, लेकिन मैं भी कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। कुछ ही देर में तुम्हारे डिलीट मैसेज मैं ओपन कर चुका था। उसने सिंघानिया को मारते मारते अपने अंदर के सारे गुस्से को निकालना शुरू कर दिया था, जबकि सिंघानिया अब उससे माफ़ी मांगने लगा था। और फिर रोशनी के कहने पर ही वो उसे वहीं छोड़कर बाहर आ गया था। तुम्हें क्या ज़रूरत थी अकेले इस तरह होटल आने की? मैं क्या करती? आपने ही तो मुझे मैसेज करके बुलाया था। अगर ना आती तो आप शादी तोड़ देते। मैंने मैंने बुलाया था तुम्हें? वो उसे हैरान निगाहों से घूर रहा था, जबकि वो नजरें झुकाने पर मजबूर हुई थी। उसने गलती तो की थी। वो ऐसे कैसे एक मैसेज पर यकीन कर सकती थी? भले रघुबीर जिद्दी था, जुनूनी था, गुस्से वाला था, लेकिन शादी से एक दिन पहले ही वो उसे होटल क्यों बुलाता? ये बात उसके दिमाग में क्यों नहीं आई थी? वो नजरें झुकाए खड़े देखकर रघु ने गहरी सांस ली थी। अब खामोश क्यों खड़ी हो, बोल क्यों नहीं रही? लेकिन मैसेज तो आपके ही नंबर से आया था ना। और फिर जिस तरह मैसेज में धमकी दी गई थी, मैं डर गई थी। तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अब चलो, खड़ी क्यों हो? कल शादी है तुम्हारी और दुल्हनी रात को गायब हो जाए, जानती हो कितनी बड़ी बात है ये? लेकिन मैं तो आपके साथ हूँ ना, वो बड़ी मासूमियत से बोली थी। आज उसे रघु के साथ बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। तो मेरे साथ तुम्हारा कौन सा जायज़ रिश्ता है जो तुम मेरे साथ सेफ हो? उसने उसकी बात को उसी के ऊपर लौटा दिया था और धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया, जबकि अपनी पहले कही हुई बात पर अब रोशनी को शर्मिंदगी हुई थी। चलें, वो जल्दी से नजरें चुराती हुई आगे बढ़ी थी। इससे पहले वो होटल के डोर से बाहर निकलते बाहर तेज जोरदार तूफानी बारिश ने उनका स्वागत किया था। उफ, ये बारिश भी अभी आनी थी। वो परेशान सा हुआ था। कुछ देर इंतजार करो, बारिश कम होती है, फिर हम घर के लिए निकल जाएंगे। वो उसे लिए वहीं पड़ी कुर्सियों पर बैठ चुका था कि तभी उसका मोबाइल फ़ोन बजने लगा। आगे से न जाने क्या कहा गया था कि रघु की नसें तनने लगी थीं। गुस्से से उसकी मुट्ठियां भिज गई थीं। उसने एक नज़र रोशनी को देखा और फिर एक गहरा सांस लेकर रह गया। उसके साथ जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, वो उसे किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देगा। सोचते हुए उसने मोबाइल बंद करके जेब में डाला। एक नज़र परेशान सी रोशनी को देखा और हाथ पकड़कर अंदर होटल में ले गया। हम कहाँ जा रहे हैं रघु? हमें तो घर चलना है ना। चुप रहो, एक शब्द भी मत बोलना। वो उसे लिए हुए रिसेप्शन पर आया था और अर्जेंटली एक रूम बुक कराया। रघु, रूम बुक क्यों कर रहे हो? हमने रुकना नहीं है, घर वापस चलना है। लेकिन वो तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। कुछ ही देर में वो उसे लिए रूम में चला आया और रोशनी को अंदर करते हुए उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वो क्या करना चाहता था, उसके क्या इरादे थे, रोशनी को नहीं मालूम था। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं और आप अब दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हैं? रोशनी को एक बार फिर डर ने घेरा था। मुझ पर विश्वास नहीं है? वो 2 कदम उसके करीब बढ़ा और कंधों से पकड़कर बोला, नहीं, हाँ। वो कभी हाँ तो कभी ना में गर्दन हिला रही थी, जबकि रघुबीर जोर से हंस पड़ा था। मोहब्बत करता हूँ तुमसे और शायद तुम मुझसे उतनी ही नफरत करती हो, लेकिन क्या करूँ, मैं अपनी चीज़ों को लेकर इतना ही टची हूँ। जानती हूँ रोशनी, अगर आज तुम मेरी ना हुई तो शायद मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कहते कहते वो अपने गर्म दहकते स्पर्श से उसे छूने लगा था। ये क्या कर रहे हो रघु? ऐसा मत करो। कल तो हमारी शादी हो जाएगी ना, फिर इस तरीके की बहकी बहकी हरकतें क्यों कर रहे हो? लेकिन वो तो जैसे एक ही पल में सब कुछ तय कर चुका था। आज अगर रोशनी को पा लेता तो फिर उसे कोई रोशनी से अलग नहीं कर सकता था। वो पूरी तरह उसकी नाजुकी में खोने लगा था, जबकि रोशनी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। एक पल के लिए वो रघु पर विश्वास कर बैठी थी, लेकिन जब रघु ने उसके विश्वास को तोड़ा तो दिल टूटकर चूर हुआ था। उसके आंसुओं को महसूस करके रघु को गुस्सा आया था। रोशनी, मेरा साथ दो, इस तरह आंसू मत बहाओ। शादी की पहली रात जो कल आनी थी, उसे आज समझकर मेरे साथ पूरी तरह इन खूबसूरत पलों में डूब जाओ। वो पूरी तरह बहक चुका था, जबकि रोशनी को फरार का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। प्लीज रघु, शादी से पहले ये सब ठीक नहीं, वो आंसू पोंछते हुए अटकते हुए बोली थी और एक झटके से उससे दूर हुई। ठीक है, अगर आप सब कुछ करना ही चाहते हैं तो प्लीज मुझसे एक जायज रिश्ता जोड़ लें। कम से कम मुझे ये तो एहसास होगा कि मैं अपने पति के साथ हूँ। वो आंसू पोंछते बेबसी की आखिरी हद पर थी और रघु ने गहरा सांस लिया था। वो उसे कमरे से बाहर निकाल कर लाया और होटल में बने एक मंदिर के सामने खड़ा हो गया। रोशनी, भगवान को साक्षी मानकर मैं आज तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। ये कहते हुए उसने एक चुटकी सिंदूर उसकी मांग में भर दिया था। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, बाकी की रस्में कल पूरी करेंगे। ये कहते हुए वो रोशनी को कमरे में ले आया था और दरवाजे को बंद करके उसे बेड पर लेकर आया और पूरे हक और मान के साथ उसके वजूद में डूबता चला गया।
और इस बार रोशनी ने भी मना नहीं किया था। उसने सब कुछ तकदीर के हवाले कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो जो इतना अच्छा बन रहा था, अब एकदम से इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा था। जो अभी उसकी इज्जत को बचा कर लाया था, अब क्यों उसकी इज्जत पर दाग लगाने की कोशिश कर रहा था। उसने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ते हुए अपना आप रघुवीर के हवाले कर दिया था। शादी से पहले ही वो अपनी सुहागरात मना चुका था और ये उसके प्लान का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। रोशनी दिन भर की थकी हारी थी। उसके जुनून और शिद्दतों को सहने के बाद वो पूरी तरह निढाल हो चुकी थी और उसकी बाहों में अब सुकून से सो रही थी। रघु ने आगे बढ़ते हुए उसके माथे को चूम लिया था और नाजुक से वजूद को अपने सीने में भींच लिया। आई एम सॉरी रोशनी, जो मैंने तुम्हें तकलीफ दी, लेकिन तुम्हें पाने के लिए मुझे अगर कुछ गलत भी करना पड़े तो मैं वो भी कर गुजरूंगा, बट तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर। अभी कुछ देर पहले जो उसके मोबाइल पर फ़ोन आया था वो किसी और का नहीं बल्कि उसके कजन और उसके सबसे अच्छे दोस्त रोहित का फ़ोन था, और उसने ही उसे बताया था कि उसने घर में होती सब बातों को सुन लिया है। और जो बातें रोहित ने रघु को बताई थीं वो एक ही पल में फैसला ले चुका था। उसके पापा, ताऊ, चाचा और दादी सभी एक कमरे में बैठे थे। दादी की आवाज़ गूंजी जो बेहद गुस्से में थी। हम अपने घर की इज्जत को गरीब लड़की के साथ बांधने की इजाज़त नहीं दे सकते। तुम लोग कुछ करो और रोशनी के परिवार को हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। उनकी आवाज़ में इतनी सख्ती थी जैसे वो किसी बड़े फैसले पर पहुंच चुकी हों। रोहित ने ये सब बातें सुन ली थीं। उसके कदम वहीं रुक गए। उसने दरवाजे के करीब खड़े होकर पूरा मंजर सुना। उसके पापा, ताऊ, चाचा ने भी हामी भरी थी। हमें भी यही सही लगता है। हमें अपनी इज्जत बचानी है, चाहे जो भी करना पड़े। सिर्फ उसकी माँ थी जिन्होंने इस फैसले पर आपत्ति जताई थी। ऐसा मत करो, किसी की जान लेना आसान नहीं और ये बहुत बड़ा पाप है। इससे हमारी इज्जत भी खतरे में पड़ जाएगी। हमें रघुवीर से बात करनी चाहिए और ये रिश्ता यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर रोहित का पूरा शरीर सख्त पड़ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सांसें थम गई हों। वो जानता था कि उसके परिवार वाले इतने ही जालिम लोग हैं। वो रघु के ससुराल वालों को मारने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप लौट आया और उसने बहुत ही सावधानी से रघु को कॉल कर दिया और सब कुछ बता दिया।